मैं आज जो तस्वीरें देख रही हूं और मैं सभी मेहमानों से कहूंगी कि वो तस्वीरें बहुत चिंता बढ़ाती हैं, क्योंकि हम अपने चारों तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर बहुत से सवाल उठते हैं। आज फ्रांस से ये तस्वीरें आई, फ्रांस में कैसे विद्रोह भड़क गया और इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ ये विरोध भड़का है। और यहाँ जो उनकी नीतियां हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता है, क्योंकि पिछले 1 साल में 3 बार प्रधानमंत्री बदल दिए हैं, तो उसको लेकर अब कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन इस्तीफा दे। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर आगजनी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, भारी संख्या में लोग थे। जरा वो तस्वीर चलाइए जिसमें आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं दूर तक। ये देखिए कैसे वहां पर व्यवस्था चरमरा गई है, वाहन फूके जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये फ्रांस की तस्वीरें आज आई और हम ये तब आई जब हम नेपाल की चर्चा कर रहे थे। इसीलिए कुछ सवालों के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। नेपाल की जो तस्वीरें आई, फ्रांस से तुलना की जा रही है, लेकिन कुछ लोग क्या देश में बैठकर चाह रहे हैं कि क्या यही भारत में हो? भारत में कौन चाह रहा है कि नेपाल जैसा तख्ता पलट हो? सवाल ये पूछ रही हूं। मोदी विरोध में देश की बर्बादी भी आपको स्वीकार है क्या? विपक्ष की भारत में बड़े दंगे की साजिश, क्योंकि वो चाह रहे हैं ऐसा दंगा हो जाए क्या? राजनीतिक अस्थिरता चाहते हैं, क्योंकि जिन देशों की आप बात कर रहे हैं वहां पर राजनीतिक अस्थिरता रही है। नेपाल में तो पिछले 17 सालों में 15 बार सरकारें बदल गई। क्या युवाओं को भड़काना चाह रही है विपक्ष? सवाल आज ये पूछ रही हूं। इसकी तुलना आप भारत से कर कैसे सकते हैं? मैं अगर शुरुआत करूं किशोर जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि आपके नेता तो ये बता रहे हैं टुडे नेपाल टुमारो इंडिया, वो ये कहना चाह रहे हैं यानी कल भारत में ये हो जाएगा, आज नेपाल में हो रहा है। ऐसा लग रहा है वो तो दुआ ही मांग रहे हैं कि हो जाए, तो कम से कम हमें कुछ राजनीतिक संजीवनी मिले। देखो सुचिता जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भारत का लोक प्रजातंत्र बहुत मजबूत है और ये प्रजातंत्र इस प्रकार के इतना कमजोर नहीं, लेकिन जो कुछ नेपाल में हुआ वो विचलित करने वाला है। और आप नेपाल ही नहीं है, हमारे कॉन्टिनेंटल में आप देखते हैं तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और उधर बर्मा और अफगानिस्तान, यह सब अब अस्थिर है और राजनीतिक स्थिति से अस्थिर है। लेकिन भारत में अशांति हो, हिंसा हो, अराजकता हो, ऐसी कोई मांग नहीं कर रहा। केवल संजय राउत जी ने इतना कहा कि भारत में भी किसानों की समस्या है, भारत में बेरोजगारी है। उन्होंने कहा क्या ये? किशोर जी देखिए, मैं तो आपसे बड़ी खरी बात करती हूँ, क्योंकि आप खुद वैसी बात करते हैं, खरी बात करते हैं। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, संजय राउत ने ये कहा क्या कि किसानों की समस्या है, बहुत सारी समस्या? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ट्वीट जारी किया और मैं आपको बताऊं कि बड़ा बुरा लगता है मुझे ये बोलते हुए। एक वित्त मंत्री की वहां पिटाई हो जाती है और संजय राउत क्या कह रहे हैं, उस तस्वीर को ट्वीट करके वो टैग कर रहे हैं निर्मला सीतारमण को, देश की वित्त मंत्री को। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाह रहे हैं कि देश में भी यही हो वित्त मंत्री के साथ। मुझे नहीं लगता है कि किशोर तिवारी इसे सही कहेंगे। सर, आज आपको भी सुन रही है देश की जनता, क्या ये सही है? नहीं सुचिता जी, कल वो पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व वित्त मंत्री की पत्नी को मारा गया या ये वित्त मंत्री को लातों से मारा जाता था, यह सब कुछ अनुचित है। और जिस प्रकार की हिंसा हुई, सर्वोच्च न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति भवन सबको जला दिया गया, यह सब कुछ डिस्टर्बिंग है। और मैं कहता हूं कि भारत के प्रजातंत्र में हमारा पूरा विश्वास है। हमें केवल इतना कहना है कि आप एक काम करो, आके एक काम करिए कि आप जनता से संवाद बढ़ाइए, विपक्ष से संवाद बढ़ाइए, भारत की जो समस्या है उसका समाधान लीजिए। इससे ज्यादा विपक्ष कुछ चाहता नहीं है। विपक्ष के तरफ से मैं भी एक बात बोलता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि टुडे नेपाल टुमारो, जब आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, हाँ, जब आप ये कह रहे हैं गलत है, तो आप ये मानेंगे आपके नेता ने ये जो टिप्पणी की, इसके साथ देश के लोग नहीं खड़े होंगे? संजय राउत क्या कहना चाह रहे हैं सर? मुझे नहीं समझ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक देश की वित्त मंत्री हैं और उनको आप टैग करके लिख रहे हैं, वो विजुअल आप दिखा रहे हैं लोगों को, वीडियो जिसमें वित्त मंत्री को बुरी तरह से लात घूंसे पड़ रहे हैं और भगाया जा रहा है। सर, ये तुलना कैसे की जा सकती है, मुझे नहीं समझ आता।
मैं एक बार जरा समीर जी आप बोलना चाह रहे थे। देखिए किशोर जी जो बोलते हैं, हाँ ये कहना चाह रहा था कि ये तो वही संजय राउत है ना कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से कहा था कि भाई महाराष्ट्र में जिंदा गाड़ देंगे हम। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई गाड़ा किस धर्म के अंदर जाता है और किस धर्म की ये बात कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत करते रहे, जिस तरीके से वो लगातार ये चाहते रहे कि भाई भारत के अंदर भी डीप स्टेट जैसी स्थिति बनती रहे, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस जो चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर उस तरह की गतिविधियां करना चाहते हैं। और संजय राउत का जो ट्वीट आ जाए वो सीधा सीधा बता रहा है कि उनके दिल की इच्छा क्या है। वो चाहते हैं कि जो नेपाल में हुआ है वो किसी तरीके से भारत में हो, किसी तरीके से भारत में इस तरह की जनता सड़कों पे उतरे और अपना केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं के साथ इस तरह का सा व्यवहार किया जाए। वो देश में अराजकता की स्थिति लाने चाहते हैं। देशद्रोह का मुकदमा संजय राउत के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। भड़काने का, अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा करने का, मुझे लगता है कि एकदम सीधा संजय राउत पे एफआईआर का मामला बनता है, देशद्रोह का मामला बनता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और जो गृहमंत्री भी है उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्वीट के आधार पर संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का। देखिए आप जो कह रहे हैं समीर जी जो आप कह रहे हैं, मैं जरा एक बार बता देती हूं कि वही बात अभी आपने कहा मामला होना चाहिए। नेपाल की हालात पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी टिप्पणी आ रही है। वो कह रहे हैं हमें अपने संविधान पर गर्व है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आ रहा है नेपाल के हालात पर। वो कह रहे हैं हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में भी हालात तनावपूर्ण है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी व्यवस्था पर गर्व है। नेपाल में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे अलग देखिए। ये भारत है, यहाँ की व्यवस्था पर हम गर्व करते हैं। हमारे नेता पे भी हम गर्व करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पे भी हम गर्व करते हैं। नहीं पर विपक्ष तो घेर रहा है ना सर। उनका क्या मतलब है कहने का। घनेंद्र जी के पास जरा जा रही हूँ। घनेंद्र जी, सीजीआई कह रहे हैं ये भारत है, यहाँ संविधान पर हमें गर्व है, इस व्यवस्था पर गर्व है। लेकिन संजय सिंह जी तो कह रहे हैं जनता के अधिकार छीनेंगे तो यही विद्रोह होगा। यहाँ पर क्या जनता के अधिकार छीन रही है यहाँ की सरकार? देखिए सुचेता जी, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को, मुझे, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, मनीष जी को, हम सब लोगों को अपने लोकतंत्र पे विश्वास भी है और गर्व भी है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे गर्व भी है और विश्वास भी है। और जिस तरीके से नेपाल में जो हिंसा हुई उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। किसी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री में इस तरीके की हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस तरीके के हालात क्यों आए? संजय सिंह जी ने यही तो कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में एकमात्र एमएलए हैं महराज मलिक। उन्होंने एक डिमांड करी सरकार के सामने कि उनके विधानसभा में एक सरकारी अस्पताल अच्छा बनना चाहिए। सरकारी अस्पताल है लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है। सिर्फ इस मांग को मांगने पे जो हमारे एमएलए थे महराज मलिक, उन पे पीएसए लगा दी, उन्हें जेल में डाल दिया। लोकतंत्र में क्या अस्पताल की मांग करना आपको गैर कानूनी लग रहा है? क्या अस्पताल की मांग करना आपको देशद्रोह लग रहा है? आपने उठा के पीएसए लगा के जेल में डाल दिया। हम यही तो कह रहे हैं कि सीखना पड़ेगा, कि सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर आप रोज लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या करोगे, रोज कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करोगे, रोज अगर आप लोगों के अधिकार छीनोगे, रोज अभिव्यक्ति की आजादी को मारोगे तो हालात खराब हो सकते हैं। सरकार को समझना पड़ेगा इस देश के नौजवानों, संजय जी कुछ कह रहे हैं, समीर जी कुछ कह रहे हैं, देश के हर धीरेन्द्र भारद्वाज जी लोकतंत्र की बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल आपकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद की पिटाई किसने की थी? चीफ सेक्रेटरी की पिटाई किसने की थी मुख्यमंत्री के सामने? बीच में नहीं आप बताइए ना। समीर जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। आपको मैंने जितने धैर्य से सुना है उतने धैर्य से आप मुझे सुनिए।